हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हम लोग का है कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग। आप सभी पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ी सी बात करेंगे। मोनू, आज कुछ स्पेशल डे है, बता सकते हैं? महाशिवरात्रि। और एक और स्पेशल। वुमेन्स डे सर। चलिए। चलिए मोनू, तो हम लोग जितने यहाँ पे बॉयज है, ज्वाइन है ना, सब लोग हम लोग ये सोचेंगे कि गर्ल्स के प्रति, अरे या वुमेन के प्रति एक अच्छी विचार व्यक्त की जाए, है ना। तो पहले मोनू आप ही स्टार्ट करो कि आप किसी गर्ल्स के बारे में या कोई महिला या किसी के बारे में आप कैसे क्या सोचते हैं। एक पॉजिटिव बात है। किसी बारे में सर अच्छा ही सोचेगा ना। हाँ, जैसे उसको करना हो या उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, कुछ भी पॉजिटिव बात है बताइए। नहीं कुछ है तो आ रहा है, चलिए गुरमीत आप बताइए, आप क्या सोचते हैं पॉजिटिव बातें। सबका निगेटिव भरा हुआ है क्या? नहीं सर, सोच अच्छा है तो लेकिन बात बोलने नहीं आ रहा क्या बोले। डालिए, 1 मिनट का टाइम है, आपको जो अच्छा लगता हो पॉजिटिव बात है वो डालिए। सर वही कि जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। क्या हुआ? जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए सर। आपका साउंड ब्रेक हो क्या रहा है? सर जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन ये है जामिल कि आप किसी महिला के बारे में पॉजिटिव बातें क्या सोचते हैं, या किसी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं वो यहाँ पे व्यक्त करना है। चलिए, गुरमीत ने बिल्कुल सही बताया, है ना, कि क्या इक्वल बताना है होना सर? चाहिए। चलिए, और आप में से कोई क्या बताना है सर, हम अभी आए। क्वेश्चन इनको बताइए, क्या क्वेश्चन है? हम बका का हाँ बोलिए। महंगा का तो तुम खो रखूं करना भावना खूं करना हाव महंगा ऊपर करूं करना और महंगा को कुना को ये प्रकार को बड़ा का हम कुना महंगा को कुना का मतलब कुना मारूंगा आगू को कुना मारूंगा आगू को कुना का ऊपर करूं करना कमांगा हेलो। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने उज्जवल बताया। चलिए, हम्म। और आप में से कोई भी बॉय खुद से बता सकते हैं क्या आप लोग सोचते हैं, आपके माइंड में क्या चलता है पॉजिटिव बातें। सिंपल यस में आप सर। ले लीजिए, अपने फैमिली में मम्मी है ना, बहन है, उनके बारे में पॉजिटिव बातें आपको क्या होता है? सर लड़कियां घर की वो लक्ष्मी है जिसके बिना घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, और भी कोई जो खुद से बताना चाहते हैं? सर सर अगर एक लड़का हाँ, पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता वही में बाबू पार्लर में। बहुत। हाँ ओमे ना। हाँ चलिए मोनू, अभी तक आपने नहीं बताया। शिवम, आप बताइए, अनुज, सुमित। सर महिला सर रहती है घर में तो थोड़ा अच्छा लगता है सर।
महिला से ही सर आगे प्रोग्रेस बढ़ रहा है आगे। आजकल के दुनिया में लड़के लोग भी सब बराबर हो गई है एक दूसरे से, किसी के आगे से नीचे नहीं है, साथ पढ़ रही है, सब कर रही है सब। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मैं ठीक है। आप सभी या हम इंक्लूड मैं भी, है ना, जितने भी हम लोग वाइज हैं यहाँ पे, हम लोग सभी आज से ये समझते हैं या बोलते हैं कि हम हमेशा गर्ल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। उससे कभी भी आप बदतमीजी से बात नहीं कीजिए। और घर में मम्मी हो, बहन हो, ये उन लोगों को हमेशा हेल्प कीजिए, कोई भी काम हो। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो साउंड कट रहा है क्या? यस नहीं सर, सर। आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है सर। आवाज आ अभी रहा है। साउंड सही से जा रहा है आप लोगों को या अभी भी साउंड का इशू है? नहीं सर, आवाज आ रहा है। सर इशू है। आप लोकेशन चेंज कीजिए प्रीति अपने, हो सकता है वहाँ नेट का इशू हो। चलिए, तो हमेशा हम लोगों को ये चाहिए कि गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना, है ना। यदि कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो उसे आप हेल्प देंगे। कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं रास्ते में है, कहीं आपको ऐसा लगा कि उसको हेल्प चाहिए तो आप उसे हेल्प देंगे। और घर में आप अपनी मम्मी है, बहन है, भाभी है, उन लोगों को हमेशा आप हेल्प कीजिए, कोई भी काम हो। तो कंपनी हमेशा में हम नहीं लोग होगा को क्या सर? हमेशा हम लोगों को यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गर्ल्स लोग जो है वो घर की लक्ष्मी होती है। यहाँ पे किसने बताया था? अंशु, अंशु गुरमीत ने बिल्कुल सही बताया था। तो हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं तो अभी ज्यादा वो आपको पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, आज हम लोग का कंपनी होता है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमेशा से गर्ल्स का रिस्पेक्ट किया गया है। जहाँ पे औरत की पूजा होती है वहां पे लक्ष्मी का वास होता है, ये वेदों में लिखा गया है। चलिए, तो हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? सब सहमत है ना वाइज लोग? यस सर। यस सर। नो सर। अब इनका गर्ल्स लोग, आप लोग इन लोगों को थैंक यू बोलिए इतना। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, वो नेट का इशू था इसलिए मैंने भी बंद किया था, अभी मैं इनका सकी करके मोहम्मद सकीर, आप म्यूट कीजिए अपने आप को। अ, हाँ बोलिए, कोई इशू किसी को कोई? सर कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक हेलो सेकंड। सर, बोल रहे हैं आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। वही कर रहा हूँ, है ना, वेट कीजिए एक सेकंड, वेट कीजिए। चलिए, कोई आप में से बता सकते हैं पिछले क्लास में, क्लास 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कंपनी एक्ट में? यस सर। हाँ यस सर। बताइए। कंपनी सर, कंपनी जो सर फ्यूचर पर्सन अकाउंट होती है, जो सर कंपनी लोग के द्वारा सर बनाया जाता है। ये लीगल जस्टिस पर्सन होता है, जो यानी कहने का मतलब सर कि यह सर अपना अस्तित्व होता है, जो अपने कंपनी को सर परचेज सेल और परचेज सर कर सकती है, और बैंक से लोन ले सकती है सर, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। और ये सर सेक्रेटरी मेंबर होते हैं सर, मतलब कि सर किसी के मेंबर सर आने जाने से किसी कंपनी को प्रभाव नहीं पड़ता सर। और ये परपेचुअल एक्सटेंशन होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती है कंपनी। और कंपनी में सर 29 चैप्टर होते हैं और 417 सेक्शन होते हैं और 7 शेड्यूल होते हैं सर। और कंपनी में सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये सर एमसीए होता है, जिसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर्स सर मतलब किस होता है सर।
और ये सर इसका सर कोर्ट होता है सर, एनसीएलटी होता है, एनसीएलटी होता है, मतलब कि हाई कोर्ट सर और सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे कि एनसीएलटी सर, ये सर यहाँ अगर सर केस सोल्व नहीं होता है सर, मतलब कि एनसीएलटी के पास जाता है, मतलब कि हाई कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास चलिए, बहुत अच्छा। जाता है। हाँ, और आप में से कोई बोलना चाहते हैं खुद से? Para kampung Pablo kampung Hang berkaya ka. Para kampung हाँ। ka Pablo kampung ka. बताइए। Para kampung kampung go ka. Ang go ka. Pablo kampung kampung ka go ka. Para kampung ko hoga go kampung go hoga pangwa. Kamu kampung kampung Kepala kampung Kepala kampung apa Para kampung para kampung kampung चलिए ठीक है उज्जवल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जामिल, आपके उधर होस्ट चला गया, आप हमें हमें होस्ट बनाइए तो तभी स्क्रीन शेयरिंग हो पाएगी। जामिल अख्तर, चेंज कीजिए चलिए ठीक। हाँ, सेल्वी कुछ बता रही थी आप कंपनी एक्ट के बारे में। यस सर। सर कंपनी एक्ट सबसे पहले 1956 में आई थी, उसके बाद अमेंडेड होके 2013 में आई। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है एंड अफेक्टेड बाय ओनली लॉ होता है, और वे परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड हैविंग अ कॉमन सेल एंड इट आल्सो अ लिमिटेड लाइबिलिटी। एंड सर, और अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो वो एनसीएलटी में जाता है, नेशनल कंपनी लॉ। और सर आप उसमें ये उसके टाइप्स बताए थे, स्टैचुटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। इसका ब्रीफ में बता सकती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का? यस सर। सर स्टैचुटरी बोलिए। कंपनी वैसी कंपनी होती है जो स्पेशल लॉ के अंडर बनाई जाती है, संसद से संसद संसद के अंडर बनाई जाती है। एंड रजिस्टर्ड कंपनी, अगर कोई भी कंपनी कंपनी लॉ के अंदर बनती है तो उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। एंड लिमिटेड बाय शेयर, अगर कोई पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने जितने शेयर वो लिए हैं तो उसके उतने ही लाइबिलिटीज है। अगर कभी भी कंपनी बैंकरप्ट होगी तो वो शेयर, जितना शेयर मतलब लिया है वो उतना ही वो लाइबिलिटी पे करेगा। और कम लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है तो मेमोरेंडम में मेंशन होता है कंपनी का लाइबिलिटी। और बस इतना ही। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में, क्लास 1 में कंपनी लॉ में यही चीज तो पढ़ा था। कंपनी क्या है, उसका फीचर क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी में कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, कितने चैप्टर है, ये सब पिछले क्लास में हो गई थी। साथ में कंपनी क्या है उसका डिफिनेशन का हमने एक एक पॉइंट को कवर किया था। तो आज हम लोगों का क्लास है कंपनी रिगार्डिंग, पार्ट सेकेंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कोई आप में से बता सकते हैं कंपनी कितने टाइप्स के हो सकते हैं? मैंने शायद एक बार ऑफलाइन भी पढ़ाया था, ऑफलाइन वाले को भी।
हाँ Yes. बता हाँ बताइए। कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और कंपनी और हॉन्गकॉन्ग कंपनी 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 फॉरेन कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी और चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। निशा बता सकती है आप, जैसा कि अभी उज्जवल ने बताया टाइप ऑफ कंपनी। सर पब्लिक कंपनी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी, फिर 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, निधि कंपनी और बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टेचुरी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ कंपनी और नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये इतना हो सकता है, इतना ही पता है। चलिए हाँ, इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे और साथ में कुछ नए चीज और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी है क्लासिक, सबको दिख रहा है पीडीएफ? यस सर। ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। फर्स्ट, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, बनावट के हिसाब से कंपनी टाइप के है। यहाँ पे दो टाइप के बताया गया है। यहाँ पे सेल्विन ने बिल्कुल सही बताई है, स्टेटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टेटरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके लिए बिल पास की जाती है संसद भवन में, और वो जब पास हो जाती है एग्रीमेंट, वो जब जिसपे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, फुल एंड फाइनल हो जाती है, उसके बाद वो कंपनी बन पाती है। जैसे अपने इंडिया में कुछ ऐसे कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब जो है स्टेटरी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट के अंदर बनती है, उसके लिए आपको संसद भवन में जाने की कोई नीड नहीं है। जैसे अपना टैक्स और वेल्थ कंपनी है, या जितने भी आप ब्रांड के देखते हो, जितने ब्रांड के आप यूज करते हो प्रोडक्ट, वो सब के सब क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से भी कंपनी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कंपनी में जितने परसेंट शेयर होल्ड किए हैं उतने परसेंट के लिए आप लाइबल हो। इन केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जब होती है, कंपनी लॉसेस में चली जाती है, ड्यूज हो, कंपनी बंद होने वाली होती है, तो उस केसेस में यदि आप जितना परसेंट शेयर होल्ड किए हैं उतने के लिए आप लाइबल हो। यदि कंपनी का 10 लाख का लॉसेस हो रहा है सपोज कीजिए, और आपने केवल 1% शेयर होल्ड किया है, तो आप कंपनी को आप केवल 1,000 ही देंगे। 1%, 10 लाख को 1%। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, इसमें क्या है कि गारंटी दी जाती है कि हम यदि कंपनी का कोई लॉसेस होगा या कोई कुछ इनकेस निगेटिव पॉइंट आएगी कंपनी में, तो हम उतने के लिए लाइबल हो है, एक गारंटी दी जाती है। और थर्ड है अनलिमिटेड कंपनी, वो ऐसी कंपनी जिसमें जो इक्विटी होल्डर होते हैं, कंपनी में जो मेंबर होते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पार्टनरशिप जैसे है, पार्टनरशिप में भी पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ऐसी कंपनी फिर बनाई क्यों जाती है? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मेन मोटो होता है, या उनका वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट से। हाई रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि हाई प्रॉफिट, तो इसलिए वो लोग अनलिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं।
ये आपकी लायबिलिटी के रिगार्डिंग था कंपनी, जो पिछले क्लास में हो गई थी। आज अभी यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के हिसाब से कंपनी कितने टाइप्स के होती है। फर्स्ट है ओपीसी। ओपीसी कोई हमें एक्सप्लेन कर सकता है आप में से कोई? वन पर्सन कंपनी क्या होता है? उज्जवल वेट कीजिए, उज्जवल वेट कीजिए उज्जवल, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ, उज्जवल के अलावा और भी कोई बता सकते हैं? यस सर। वन पर्सन कंपनी क्या है? सर जिसमें एक ही पर्सन पूरा काम करता है, मतलब 100% शेयर उसी के पास रहता है, वो होता है 1% कंपनी। और इसके लिए उस पर्सन को इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, और इंडिविजुअल होना चाहिए, और सिटीजन इन इंडिया होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे 3 कंडीशन है ओपीसी स्टार्ट करने के लिए वन पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या होता है कि इसमें एक ही मेंबर 100% शेयर होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए अंशु बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अंशु यदि ओपीसी स्टार्ट करेंगे तो 100% शेयर वो खुद रखेंगे, किसी दूसरे पर्सन को नहीं देंगे। इसलिए इसको बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। यहाँ पे कंडीशन ये है कि वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए 3 कंडीशन को फुलफिल करना होता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन, वह इंडिविजुअल होनी चाहिए, अकेला पर्सन होना चाहिए। जैसे कोई पार्टनरशिप या कोई दूसरी टाइप की कंपनी ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकती है, या कोई एचयूएफ मिलके ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता है। ओनली इंडिविजुअल ही स्टार्ट कर सकता है ओपीसी। सेकंड क्या है, वह इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था कि रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे आप उसको देखेंगे समझेंगे, वो बताया जा चुका है। तो इंडिया में वो रेसिडेंट होना चाहिए। सिंपल में ये समझिए कि वो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में हो, वो रेसिडेंट होगा। और सबसे थर्ड एंड मेन है कि आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। यहाँ का आपका आधार, पैन, वोटर आईडी ये सब इंडिया की होनी चाहिए। आप सपोज कीजिए मेरा एक कोई फ्रेंड नेपाल में है, मैं वैसे नेपाल साइड से बिलोंग करता हूँ। मेरा फ्रेंड कोई नेपाल में, वो चाहता है इंडिया में ओपीसी स्टार्ट करना, क्या कर सकता है? बताइए आप में से कोई। नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेकेंड क्वेश्चन आपसे, अपना जो कंपनी टैक्स और वेल्थ कंपनी है, क्या ये ओपीसी स्टार्ट कर सकता है, बना सकता है? नो सर। नो सर, नहीं बना सकता। नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो कंपनी अपना है ये इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी के फॉर्म में है। तो 3 कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया, और थर्ड इंडिविजुअल होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए हमने किसी को कोई इशू? हेलो स्क्रीन में हाँ दिखाई दे हाँ, रही है। बताइए। क्योंकि को आपको बुक है के होलन को अपना सको उकाक नहीं कर के वन कम को cái mà tại cái công có học mà công có cáo cái càng càng cáo con mưa còn mang cái con vốn có con học công có khác cái càng alo नहीं नहीं नहीं, आप ये क्वेश्चन है, आप हमें क्लास के बाद बताइएगा, या आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हो सके तो मैं रिप्लाई दे दूँ। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
तो यहाँ पे किसी क्या को है, बता दूं स्क्रीन नहीं लॉक। बाकी लोग म्यूट कीजिए, यदि कोई इशू नहीं है तो आप म्यूट कीजिए ताकि क्लास कोई डिस्टर्ब नहीं हो, एक के चलते सबका क्लास दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी बता रहे थे 1% कंपनी जिसमें एक ही पर्सन के पास 100% शेयर होल्ड है। सपोज कीजिए ये पर्सन का डेथ हो गया, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्योंकि 100% तो इसी के पास है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं बंद होगी। में अटैच रहता है तो नॉमिनी उसका चलाता है फिर। उसका नाम दिया रहता है सर, उसी को सर वही फिर कंपनी को स्टार्ट करता है। सर इसका नॉमिनी होगा ना कोई कंपनी का, उस पर्सन का कंपनी के, चलिए बहुत अच्छी बात, म्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए कंपनी के डिफिनेशन में ये बताया गया था, हमने लास्ट में देखा था कि परपेचुअल सक्सेशन में ये एक पॉइंट थी कि मेंबर के आने जाने से कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस केस में यदि इस पर्सन चला गया या डेथ हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी फॉर्म में यह है कि कंपनी बंद नहीं होगी। तो कैसे बंद नहीं होगी? जो कंपनी का ऑनर है वो जब कंपनी स्टार्ट होगी उसी टाइम वो एक नॉमिनी नॉमिनी का एक नाम डाल देगा। नॉमिनी का एक फॉर्म आता है तो नॉमिनी का नाम डाल देगा। उस नॉमिनी के लिए भी कुछ कंडीशन है। 18 साल से ऊपर नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी के लिए ये कंडीशन है, क्या उज्ज्वल लिखा है सर? एक सेकेंड, उज्ज्वल का क्वेश्चन है। एक प्राइवेट कंपनी है तो ये अपनी कंपनी स्टार्ट कर, ये तो पहले से कंपनी है ना, तो क्यों फिर स्टार्ट करेगा ओपीसी? कंपनी ये टैक्स बिल तो इंडिविजुअल नहीं ना है, ये तो कंपनी के फॉर्म में है, ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। चलिए, तो नॉमिनी के लिए भी कुछ कंडीशन है। जो आपका ऑनर के लिए कंडीशन होता है वो नॉमिनी के लिए भी कंडीशन होता है कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए और यहाँ का नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। और एक और पॉइंट उसमें ऐड होता है कि वो 18 ईयर्स से एबव होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। हाँ गुरमीत, कोई क्वेश्चन? पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कोई विदेशी है, फॉरेन कंट्री का पीपल है, और वो हमारे इंडिया में 182 दिन का से ज्यादा रह जाता है, तो वो हमारे यहाँ देश का रेजिडेंस बन जाता है, तो सर क्या वो सब वोटिंग हाँ, वोटिंग राइट होता है? नहीं वो देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो तो रेसिडेंटल ठीक है, सही है, लेकिन क्या वो इंडिया का नागरिक है? नहीं है, तो नहीं, वो ओपीसी तो स्टार्ट सर नहीं कर सकता। रेजिडेंस को वोटिंग राइट होता है कि नहीं होता है सर, ये पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, नहीं होता। ठीक है सर। वो रेसिडेंटल अलग केस होती है, वो इनकम टैक्स के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है। हम यदि उसका क्लास आप लोग नहीं किए तो उसका क्लास हम कभी आप लोगों का शेड्यूल कर देंगे, रेसिडेंटल ठीक स्टेटस के रिगार्डिंग। चलिए, ठीक है। तो ओपीसी के लिए उसके नॉमिनी के लिए 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन क्या है बताइए आप में से कोई? अभी मैंने बताया है 4 कंडीशन। सर इंडिविजुअल और इंडियन रेसिडेंट, सिटीजन इन इंडिया और माइनर नहीं होना चाहिए। हाँ, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए तभी वो, क्योंकि जब ये कम मान लीजिए ये डेथ कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम जो नॉमिनी है वही बिजनेस का ऑनर हो जाएगा, तो उसके लिए भी वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1% कंपनी है। मेंबर के हिसाब से जिस कंपनी में 1% है वो ओपीसी का लाएगा। सेकेंड आपका है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मोनू बता सकते हैं? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है? यस सर। हाँ प्राइवेट बताइए। कंपनी सर, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, चलिए, तो फिर पब्लिक कंपनी क्या है? और जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है। ध्यान अच्छी से। बात है, कंपनी नहीं है पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है?
तो ऐसे बोल रहा है कि जो इस ग्रुप में गर्ल्स नहीं वो बॉयज है, जो बॉयज नहीं वो गर्ल्स है, वही हुआ ना। किसी को तो डिफाइन आप कीजिए, है ना, बॉयज क्या है या गर्ल्स क्या है। सर प्राइवेट कंपनी होती है सर, जो सर खुद सर पार्टनर मिलकर जो सर स्टार्ट करता है वो प्राइवेट हो गया सर। पब्लिक जो सर किसी पब्लिक के द्वारा सर जो पैसा देकर मैंने कि बनाया जाता है, पब्लिक हो गया। सर 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 प्राइवेट कंपनी जगह टू मोर पर्सन कैन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑफ मैक्सिमम टू मोर मेंबर्स। सर सर जिस मैं मिनिमम टू बता बोलिए। सर जिस सर कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा सरकार के पास होते हैं वो सरकारी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी तो होती यहाँ है। प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में 50%, मतलब 50% से ज्यादा शेयर आम पब्लिक के पास होते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। और भी कोई बोलना चाहते हैं। सर पब्लिक कंपनी की जो शेयर होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, बट प्राइवेट कंपनी की जो शेयर होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है। और सर चलिए पब्लिक बहुत कंपनी अच्छा। में जो मिनिमम होते हैं मेंबर वो 7 होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं। एंड पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड होते हैं मेंबर, और प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं मैक्सिमम। और सर पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को, बट प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं शेयर को। और सर पब्लिक कंपनी में जो पेड अप कैपिटल होती है वो 5 लाख होती है, एंड प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है। और सर और बस। आगे बताइए। सर और ये पब्लिक कंपनी में लास्ट में कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी का टैग लगा रहता है, बट प्राइवेट कंपनी में ओनली लिमिटेड नहीं, उल्टा हो गया सर। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, बट पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड लगा रहता है। चलिए बहुत अच्छा सर, किया ना, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और आप में से कोई है जो बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। हम तो क्या करेंगे? हाँ आपने बताया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बताया। प्राइवेट कंपनी जो है उसके लास्ट में पीवीटी वर्ड ऐड होगा, और पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड वर्ड ऐड होता है, जैसा मैं आपको ये दिखा दूं। ये जो टेबल है यदि आप सही से समझ जाएंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या है। हाँ सचिन बिल्कुल आपने सही बताया, सेक्शन सही है। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, यदि आप नाम देखेंगे, नाम से कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा, और जो लिमिटेड कंपनी होगी उसमें लिमिटेड होगी। जैसे मैं यह एग्जांपल आपको दिखा दूं कि अपना जो टैक्स पेबल कंपनी है ये प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आपको नाम से पता चल जाएगा। देखिए ये कंपनी का नाम देखिए, लास्ट में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्राइवेट कंपनी है। जो पब्लिक कंपनी होगा उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे टाटा कंपनी का मैं डाल देता हूँ। कहाँ है इसका नाम, कहाँ दिख रहा है, टाटा ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स करके है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो सिंपल में हाँ, ये समझिए कि जो प्राइवेट कंपनी होती है
उसके लास्ट में पीवीटी वर्ड होगा और पब्लिक कंपनी में एलटीडी वर्ड होगा, ये वाला। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जिसने पैसा कंपनी में लगाया। यहाँ जो वहाँ के एम्प्लॉई है उसको आप काउंट मत कीजिए, जो उस बिजनेस में पैसा लगाया है वो शेयर होल्डर होता है। उसको वोटिंग का पावर होता है कि वो अपने वोट से, अपने आइडिया से ना कंपनी को चेंज कर, मतलब वो चला सकता है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होंगे और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है और प्राइवेट, सॉरी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद होते हैं डायरेक्टर, जो बिजनेस को चलाते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कैसे बिजनेस चलाना है, कौन सा प्रोडक्ट को सेल करना है, कहाँ पे बिजनेस का न्यू ब्रांच ओपन करना है, ये लोग डिसीजन लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 होता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 होता है। ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, बोर्ड मीटिंग पास करके उसका नंबर बढ़ा सकता है, मैक्सिमम 30 कर सकता है, सर लेकिन सिंपल वे में मैक्सिमम 15 ही होता है। सर हाँ बताइए। सर जैसे एक तो बोला आपने डायरेक्टर होता है, एक सीईओ होता है, कंपनी का सीईओ होता है ना, उनमें डिफरेंस क्या है? मतलब मैं हाँ समझ नहीं पाया। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये इनका देखिए, काम क्या मैं है? बता देता हूँ। हम्म, देखिए, चेयरमैन और सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जी ये दोनों लगभग एक ही लेवल का है। मतलब एक ही पर्सन भी हो सकता है। एक पहले लॉ आया था इंडिया में, पहले जब लॉ नहीं थी, तो जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए, मुकेश अंबानी जी चेयरमैन भी थे और वहाँ के सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। लेकिन एक लॉ आया था, वो दोनों को अलग किया गया, बोला गया कि जो सीईओ होगा वो चेयरमैन नहीं हो सकता है। तो अलग अलग पर्सन हुए। कहने का मतलब सीईओ या चेयरमैन सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, वही अपने डायरेक्टर को डिसीजन देते हैं, और वो बोर्ड मीटिंग कराना या बाकी चीजों को डिसीजन वो लोग ही देते हैं। तो सीईओ बड़े होते हैं, डायरेक्टर छोटे होते हैं। हाँ हाँ, सीईओ या चेयरमैन बड़े होते हैं और उसके अंडर में डायरेक्टर होते अच्छा, ठीक है सर। हैं। ठीक है। और उसके नीचे मैनेजर लोग सब होते हैं, उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं कंपनी का। ठीक है सर। तो यहाँ पे नंबर हो गया। और फाइनेंस की जहाँ तक बात है, पैसे कहाँ से इकट्ठा किया जाए, तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो आम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए वो आम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। तो फिर कहाँ से पैसा उसको मिलेगा, कौन उसको पैसा दे सकता है? तो जो रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड होंगे, है ना, या बैंक से लोन ले सकता है। वो आम पब्लिक से अपना शेयर सेल करके नहीं ले सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी है, वो आम पब्लिक से भी पैसा ले सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। वो कैसे पैसा लेती है, जैसे आप सपोज कीजिए रिलायंस ग्रुप को 100 करोड़ की आवश्यकता है। हाँ, इन्वेस्टर इन्वेस्टर से लेता है। देखिए, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप को 100 करोड़ की आवश्यकता है पैसा की, तो वो अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी, है ना। और आप अपने डीमेट अकाउंट या जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसके सपोर्ट से या उसके हेल्प से आप शेयर परचेज कर सकते हैं। ये सब एक लंबी कहानी होती है, आईपीओ आती है, वो सब अलग चीज है। शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाए, कैसे वहां से प्रॉफिट हो, है ना, शेयर मार्केट क्या है, ये सब अलग चीज है। तो आप सिंपल में ये समझिए कि जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आप, हम या कोई भी पर्सन पब्लिक कंपनी में ठीक है। डायरेक्टली है ना पैसा लगा सकते हैं, उसका शेयर परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
अभी साउंड सही से ज्यादा है, अभी भी साउंड का इशू है? सर सही आ रही है आवाज। आ रही है सर सर, आवाज आ रहा है। आ रही है आवाज। चलिए चलिए। ट्रांसफर और शेयर तो सर आवाज बता दीजिएगा थोड़ा सा। कभी कभी ये नेट का इशू हो जाता है। मैं ऐसे अपना कैमरा ऑफ कर, यहाँ पे आपने देखा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि नेम से आप पता कर सकते हैं। सेकेंड, यदि आप उसका डॉक्यूमेंट देखेंगे या कंपनी के कुछ आप जब शेयर होल्डर का लिस्ट देखेंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 15 है। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 3 है। और कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, जैसे कोविड के, मान लीजिए कोविड के टाइम में किस अलग टाइप की सिचुएशन आई थी, या इलेक्शन के टाइम में अलग टाइप की सिचुएशन आती है। तो उस केस में प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने डायरेक्टर का जो नंबर है 15 से 30 कर सकता है, 30 कर सकता है। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है बोर्ड मीटिंग में। बात समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है ये सब? सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज ही नहीं क्लियर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है आपका क्लियर। वेट वेट कीजिए, वेट, नेट का फोन। डिसेबल पोस्ट, अभी भी साउंड का इशू है ना? पोस्ट टैक्स वगैरह। हेलो, यस सर आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। एक स्क्रीन शेयरिंग। अभी सबको पीडीएफ दिख रहा है? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए। यस तो सर। यहाँ पे बस, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस आपको बताना चाहा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। और सबसे लास्ट में है ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में यदि आपको शेयर अलॉट किया गया है तो आप बिना डायरेक्टर या चेयरमैन के परमिशन से आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर्सन को सेल आप नहीं कर सकते हैं, या नहीं होती है एज पर कंपनी एक्ट से। लेकिन यदि पब्लिक कंपनी में यदि आप शेयर अपना होल्ड किए हैं तो आप इजी वे में उस शेयर को आप सेल कर सकते हैं। इसे सपोज कीजिए हम एक प्राइवेट कंपनी लेते हैं और एक पब्लिक कंपनी लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में यदि आपने 5 लाख रुपया लगाया है तो आप उस
जो आपको शेयर मिला है 5 लाख के बदले में, आप किसी को आप सेल नहीं कर सकते, वो शेयर आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में क्या होती है कि यदि आपने जो शेयर परचेज किया वो जब चाहे आप सेल कर सकते हैं दूसरे सर आवाज कंपनी। नहीं आ रहा। सर क्लियर सबका आवाज साउंड नहीं का आ इशू रहा है है। फिर? नो सर, नो सर। आ रहा है सही आवाज। नो सर, आवाज तो आ रहा है। ये सर आवाज उसका आ रहा है। सबका चलिए। तो ये डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी का। आप क्या करेंगे, ये इसका आप टिक ले लीजिए और ये आप कैसे याद रखेंगे, 5 पॉइंट है। उसके बाद आती है स्मॉल कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है वैसी कंपनी जो छोटी कंपनी हो। तो क्या लिमिट होनी चाहिए उस कंपनी का, स्मॉल का क्या लिमिट है? मैं कुछ और भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसा पेड अप कैपिटल वर्ड हो गया, या अथोराइज कैपिटल हो गया, या इशूड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, ये सब बता सकते हैं वर्ड क्या है आप में से कोई? हम लोग का हाँ बताइए। Mereka tuh kan kalau kemarin aku kan semua kampung apa kue ngomong kamu kan apa kue hongga ngalu kue hongga kampung mah kue hongga kampung apa kue ngomong kamu kan वो चलिए वो ठीक ठीक है। वो कोई होगा ठीक है अफजल, बिल्कुल सही है। ठीक ठीक है आपकी बात। चलिए आप बता सकती हो पेड अप कैपिटल क्या है, अथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या होता है? या आप में से कोई भी किसी को है आइडिया? क्या पूछ रहे हैं सर, आवाज ही नहीं आ रहा। देखिए, अथोराइज सर कैपिटल वो कैपिटल होती है। हाँ, मोनू आपके साथ इशू आवाज है आ रहा है साउंड का, सर। या सबके साथ साउंड का इशू है क्या? सर आवाज आ रही है, बस नो मोनू के सर, साथ है। आवाज आ रही है। बहुत। मोनू आपके साथ ही सब इशू है, बाकी लोग झूठ नहीं बोल सकते। चलिए, rate of capital is the total amount of the capital that has been paid by several cash or bank। yes, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं या मेमोरेंडम होते हैं, बेसिकली आर्टिकल्स में वो उतना अमाउंट बनी रहती है, मतलब उतना मैक्सिमम अमाउंट है। यदि मान लीजिए किसी कंपनी का 100 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, तो वो पब्लिक से उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है इन एनी केस ऑफ। पब्लिक से आप उससे कम पैसा ले सकते हैं और अपने शेयर को सेल करते हैं। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑथराइज कैपिटल, जिसमें पब्लिक से कोई भी कंपनी उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। यदि अब आपकी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल 100 रुपी है, तो पब्लिक से 100 रुपी से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। जब तक कि उसको आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उससे पैसा नहीं ले सकते हैं पब्लिक से। यदि आप शेयर इशू कर रहे हैं तो 100 रुपया से कम का ही आपको शेयर इशू करना होगा। सेकेंड है पेड अप कैपिटल। यहाँ पे सचिन ने बिल्कुल सही बताया कि जो हम पब्लिक को अपना शेयर अलॉट करते हैं, मतलब अपने शेयर को आईपीओ लाते हैं,
मार्केट में अपना शेयर हम सेल करते हैं, तो उस केस में पब्लिक से जो पैसा हमें मिलता है वो आपका पेड अप कैपिटल होता है। अब मान लीजिए कि एक होता है इशूड कैपिटल। मान लीजिए हमारा ऑथोराइज कैपिटल 100 रुपीज है, हम पब्लिक को बोले कि हमें 80 रुपीज चाहिए, हम उतना का शेयर पब्लिक हमने इशू किया 80 रुपीज का। तो जितना हमने मार्केट में इशू किया वो हमारी इशूड कैपिटल हो गई, इशू किया हमने। और पैसा हमें पब्लिक से जितना मिलेगा, मान लीजिए 80 का हमने इशू किया और 50 ही हमें मिला है, 50 रुपया ही हमें मिल पाई है, तो ये हमारा पेड अप कैपिटल हो गई। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। तो किसी भी कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए मैंने अभी इसलिए बताया ताकि यहाँ पे पेड अप कैपिटल वाली बात आएगी। यहाँ पे एक स्मॉल कंपनी के लिए क्या होती है कि वो कहाँ गए थे यहाँ पे, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो प्रेस्क्राइब्ड शेयर है जो इशूड है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और टर्नओवर का मतलब होता है उसने एक साल में कितना सेल किया है, वो सेल की वैल्यू, या तो वो गुड सेल करेगी कंपनी या सर्विसेज सेल करेगी। तो इस केस में उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो कंपनी होगी वो स्मॉल कंपनी होगी। आप सिंपल में 2 पॉइंट का ध्यान रखिए। स्मॉल कंपनी के लिए क्या है कि उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर उसकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 CR से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल का, तो वो स्मॉल कंपनी होगी। तो सब सिंपल में 2 पॉइंट याद रखिए, और जिसका इससे ज्यादा होगा वो आपका एज पर कंपनी के हिसाब से जैसा क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। तो उसकी सेल की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और स्मॉल कंपनी जो है वो ये सब काम नहीं कर सकती है, वो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी नहीं बना सकती है। ये होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ पे है। तो स्मॉल कंपनी जो है होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है, वह सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी लाइक एज ए एनजीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनी। कुछ ऐसे कंपनी होते हैं, कुछ ऐसे फाउंडेशन होते हैं जिनका मेन मोटो सोशल वेलफेयर का होता है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। आई बात समझ में? तो सेक्शन 8 कंपनी में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती है स्मॉल कंपनी। हाँ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, a company, a body corporate, a special act। और जो स्मॉल कंपनी है वो स्पेशल एक्ट के तहत भी नहीं बनाई जा सकती, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ स्टेटरी कंपनी होती है, तो स्टेटरी कंपनी के फॉर्म में कोई स्मॉल कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती है, नहीं बन सकती उसके। तो 3 लिमिटेशन है फॉर स्मॉल कंपनी के लिए, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है, और स्पेशल एक्ट में वो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें बताएं, चैट बॉक्स में डालें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये पूरा थ्योरी टाइप की है, कहानी के टाइप में आपको समझना होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है टैली या एक्सेल जैसा। चलिए आगे चलते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, किसी को पता है क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी? कोई एग्जांपल से मैं समझा सकता है? बता कर। एक सेकंड उज्जवल, आपका साउंड में कुछ इशू होता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं तो समझ जाता हूँ, बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं। हाँ बताइए।
Hongkong kampung चलिए ठीक ठीक है। अंजलि आप बता सकते हैं होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? हाँ ठीक है उज्ज्वल। अंजलि, सैलवी, निशा, यस सर। अनमोल, गुरमीत, आप सर बताइए। सर जस्ट लाइक ए और बी कंपनी है, तो ए कंपनी अगर बी कंपनी का 50 से ज्यादा मोर देन 50% शेयर होल्ड करे और उसके पास फिर वोटिंग राइट्स हो जाती है बी कंपनी की, और वो फुल कंट्रोल कर सकता है बी कंपनी पे, तो ए हो जाती है होल्डिंग कंपनी और उसे पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, और बी हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ, वैसा ही होता है। नेटवर्क होल्डिंग कंपनी, हाँ ये भी सचिन बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए हाँ, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है कि यदि कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का, जैसे यहाँ एग्जांपल आपने बताया एबी कंपनी, तो एक मैं एग्जांपल यहाँ अक्षर में बता दूं ताकि बाकी लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, ये ए कंपनी है, इसकी मान लीजिए 100 शेयर है, और एक बी कंपनी है जिसकी वैल्यू आप मान लीजिए 50 शेयर है वैल्यूएशन। अब क्या होगा, बी यहाँ पे छोटी कंपनी है और ए यहाँ पे बड़ी कंपनी है। तो ए ने बी को एक्वायर किया है, उसको परचेज किया है। यदि ए जो कंपनी है बी में 50% से एबव, मोर देन 50%, मोर देन 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगा बी कंपनी में, तो बी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और ए होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। ए को यदि होल्डिंग कंपनी होना है बी के लिए, तो कितना उसको शेयर इसमें परचेज करना होगा, 50 करोड़ का 50% से ज्यादा। मान लीजिए इसने 26 शेयर इन्वेस्टमेंट किया है बी कंपनी में, बी का टोटल कितना वैल्यू था 50 शेयर, इसमें से ए ने बी का शेयर है या वैल्यूएशन का इतना उसने परचेज कर दिया है, 50% से एबव है, तो अब ए का कंट्रोल बी पे हो जाएगा क्योंकि बी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है ए। या सेकंड केस ये हो सकता है कि बी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, है ना, सब पे कंट्रोल ए का हो जाए, ये अपने हिसाब से डायरेक्टर को अपॉइंट करे या उसी के हिसाब से बिजनेस में डिसीजन हो, तो इस केस में बी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और ए होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए अंग्रेज लोग इंडिया में थे, तो अंग्रेज लोग होल्डिंग हो गए और इंडिया वाले जो गुलाम थे वो सब्सिडरी हो गए, जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बी जैसे ही 50% से एबव शेयर होल्ड किया है, सॉरी, ये जितने ए ने बी कंपनी में 50% से जैसे ही शेयर होल्ड किया है एक्सिट वैल्यू से, तो ए का कंट्रोल हो गया बी में। अब बी का कोई भी डिसीजन होगा बिजनेस का या कुछ भी करना होगा, तो ए के डिसीजन से बी चलेगा। बात समझ में आया या कंफ्यूज हो गए आप लोग? समझ गए सर।
क्या हुआ प्रीति? सर उतना समझ में नहीं आया। सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए, हाँ। जैसे आप ऐसे मानिए, घर में जो मम्मी पापा लोग हो गए वो होल्डिंग हो गए, और बच्चे लोग जो हो गए वो सब्सिडरी हो गए, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे पे कंट्रोल करते हैं, आपको यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, हम जैसे बताएंगे वैसे आपको करना है। तो मम्मी पापा होल्डिंग हो गए और बच्चे लोग सब्सिडरी हो गए। सेम कंपनी के केस में कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसे ही चलती है। जो छोटी छोटी कंपनी होती है उसको बड़े कंपनी परचेज कर देते हैं, और छोटी कंपनी में अपना अपना डिसीजन चलाते हैं कि हम जो बोलेंगे वही आपको करना है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन छोटे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर, 50% से ज्यादा वैल्यू ये ने परचेज कर लिया है। अब देखिए कैसे ये होता है, जैसे किसी भी कंपनी में यदि कोई भी कोई भी डिसीजन लेना हो कंपनी में, तो कम से कम 51%, 50% से ज्यादा जो वोटिंग पावर हो जब मिलेगा तभी वो डिसीजन फुलफिल होगी या डिसीजन अप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे यदि बी कंपनी में देखा जाए तो बी में एक ने 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है, इसके शेयर होल्डर भी 50% से ज्यादा होंगे। कोई भी यदि डिसीजन लेना होगा बी कंपनी में, तो बी के पास मान लीजिए कि मैं और एग्जांपल, बी कंपनी में जो 50 करोड़ का वैल्यू है, इसमें से ए का वैल्यू ए ने परचेज किया है 27 CR का, तो बी के पास बैलेंस कितना बच गया? 50 में से 27, ये वैल्यू बी के पास बच गया, और ए के पास कितनी वैल्यू आ गई? ए के पास ये जो वैल्यू है 27 CR हो गई। अब वोटिंग पावर देखा जाए तो वोटिंग पावर कितना इसके पास बचा हुआ है? 23 का 50 मल्टीपल 100, और यहाँ पे इसकी वोटिंग पावर कितना है? 27 डिवाइड 50 और मल्टीपल 100। अब बी के बिजनेस में कोई डिसीजन लेना होगा तो ये सब मेंबर को बुलाया जाएगा मीटिंग में, और सब उस पर अपना वोट डालेंगे कि हाँ ये डिसीजन होनी चाहिए बी की कंपनी में या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि बी वाले ने सबके सब बोला कि ये डिसीजन नहीं होनी चाहिए या कोई भी काम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ए वाले जितने भी है वो बोलेगा हाँ होनी चाहिए, डिसीजन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए के पास 50% से ज्यादा है, इसकी वैल्यू मानी जाएगी और वो डिसीजन पास हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ए ने बिजनेस की जो बी बिजनेस है उसे फुल्ली कंट्रोल किया है। ये जैसा चाहेगा वैसा बी में डिसीजन ले सकता है, बिजनेस को चला सकता है। तो यहाँ पे ए होल्डिंग कंपनी हो गई और बी सब्सिडरी कंपनी हो गई। आई बात समझ में, अभी भी कंफ्यूजन है? जी सर। चलिए ठीक। अब मान लीजिए बी का है ना, बी एक छोटा कंपनी है, बी का अपना कोई सब्सिडरी होगा, तो क्या वो ए का सब्सिडरी हो सकता है? जैसे बी का जो 50 करोड़ का वैल्यू है, बी के एक कोई सी छोटी कंपनी, एग्जाम्पल आप समझिए, कोई सी एक छोटी कंपनी है जिसका वैल्यू 10 CR है, इस पे बी कंट्रोल करता है। सी जो है छोटी कंपनी है, इस पे बी कंट्रोल करता है। तो क्या जब ए बी पे कंट्रोल करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने भी कंट्रोल किया है। यदि किसी हेलो, अभी भी साउंड का इशू है? नो सर।
ये होल्डिंग सब्सिडरी समझ में आया या कंफ्यूज हो गए आप लोग? नहीं सर, आ गया। सर आ गया आप समझ लोग में। का मेरे पास साउंड नहीं आया, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, यदि किन्हीं को होल्डिंग सब्सिडरी में इशू है तो चैट बॉक्स में डालिए। नो सर। ठीक है, अनमोल सी वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक। नेट का आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात। इस देश में यदि कंपनी है जो छोटी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी है, सी इज द सब्सिडरी ऑफ बी, देन सी एंड बी आल्सो सब्सिडरी ऑफ ए। आवाज नहीं, अब वो नेट का इशू था वो, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं। हाँ वो नेट का इशू था, एक वेट कीजिए, वेट जस्ट लाइक स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है किसी को? नो सर। वेट कीजिए। नेट के साथ चलिए, आप में से कोई बताइए कि हमने अभी जो बताया आपको होल्डिंग सब्सिडरी, आप अंजलि आप बताइए आपने क्या समझा अभी? के पास पेड रिसीवल गुरमीत, गुरमीत आपके पास चला गया पोस्ट, हमें सेंड कीजिए। जी सर। हाँ जी सर। सर क्या बताना है? नहीं ना, आप पे होस्ट चला गया है ना, होस्ट आप हमें ट्रांसफर कीजिए, नेट के इशू के कारण चला गया। सर कैसे ट्रांसफर होगा वो? कोई हेल्प कीजिए उनको, कैसे होता है? चलिए देखिए, आपको होस्ट कैसे, मतलब कैसे ट्रांसफर कैसे करना है, आप चले जाएंगे वहां पे जो पार्टिसिपेंट है हम लोग, है ना, उस पे जी। चले जाएंगे, वहां पे जो नाम शो होगा उस पे क्लिक कीजिए आप। बहुत सर कर दिया ट्रांसफर। ठीक। आज नेट का कुछ ज्यादा इशू है, ऑफिस आवाज मेरे को जा रहा है, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा।
क्या हुआ? हेलो? आवाज अभी नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जाएगी, साउंड जाएगी, वेट कीजिए, वेट, जस्ट वेट। You are the host. अब देखिए स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, अभी भी इशू है? हो रहा है सर। हम नहीं देख रहा। चलिए, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग? यस सर। चलिए, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? अरे यार, कितना नेट इशू चल रहा है। तो हम लोग स्मॉल कंपनी में थे, सॉरी वो हो गया था। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में थे हम लोग। इसमें इसमें कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए, मैंने आपको सही से समझा दिया। तो होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल करती है ना, जिसका किसी भी कंपनी का यदि 50% से ज्यादा शेयर किसी दूसरे कंपनी के पास हो, तो जिस कंपनी के पास होती है वो होल्डिंग, मतलब वो शेयर, वो होल्डिंग कंपनी होती है। और जो किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली में मम्मी पापा जो हो गए वो होल्डिंग हो गए और आप लोग सब्सिडरी हो गए। एग्जाम्पल के लिए अब ज्यादा समझ में आएगा, याद। चलिए, उसके बाद है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, हाँ, पेरेंट कंपनी भी सब्सिडरी हो सकती है यदि कोई दूसरा कंपनी का पेरेंट कंपनी सब्सिडरी हो तो। जैसे मम्मी पापा के ऊपर भी दादा दादी होते हैं, तो मम्मी दादा दादी के लिए आपके जो मम्मी पापा है वो सब्सिडरी हो गए, और आपके लिए जो आपके बच्चे हैं वो सब्सिडरी हो गए। चलिए, तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस होती है ये मैं बता देता हूँ। ऑन द लिस्टिंग के हिसाब से जो सेबी के साथ लिस्टेड होती है, उस हिसाब से कंपनी दो टाइप की होती है। एक लिस्टेड होती है, एक अनलिस्टेड होती है। लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसका स्टॉक एक्सचेंज, जो अपने यहाँ सेबी काम करती है ना, सेबी पे वो लिस्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकता है, अपना आईपीओ मार्केट में ला सकता है। तो केवल जो लिस्टेड कंपनी होगी, जो पब्लिक कंपनी होगी, उन्हीं का शेयर सेबी के पास लिस्टेड होगा। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, और वो मार्केट में आईपीओ लाने के लिए या सेल करने के लिए मार्केट में उस शेयर को लॉन्च की जाती है। और अनलिस्टेड कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लिस्टेड नहीं होते हैं। वो आईपीओ नहीं ला सकता है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है।
समझ में आ रहा है ना? साउंड सही से जा रही है ना? अभी स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर से बताइए सर। चलिए ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, यहाँ पे गुरमीत ने आपने बिल्कुल उस समय सही बताया था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। और एक होती है फॉरेन कंपनी। एक बार फिर से बताइए, हम उस समय सही से नहीं सुन पाए थे। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी से कैसे डिफरेंस है? सर गवर्नमेंट कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। और प्राइवेट कंपनी में होती है जिसका शेयर मतलब 50% से ज्यादा किसी कंपनी का शेयर प्राइवेट लोगों के पास होता है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। और फॉरेन फॉरेन कंपनी वे वाली होती है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 50% से ज्यादा होता है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। हेलो। हाँ बोलिए। बहुत ही सुबह शाम। हाँ गुरमीत, आप बताए थे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से एक बार बोलिए, गवर्नमेंट कंपनी कौन क्या होती है? सर गवर्नमेंट कंपनी वे वाली कंपनी होती है जिसका 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। ये डिफरेंस कैसे है पब्लिक कंपनी से? सर पब्लिक कंपनी वे वाली कंपनी जिनका 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक के पास होता है, मतलब शेयर का डिफरेंस होता है, जिस पे ज्यादा शेयर होंगे 50% से ज्यादा वो गवर्नमेंट भी हो जाएगी और मतलब कि और प्राइवेट कंपनी भी हो जाएगी जिस पे ज्यादा शेयर होंगे 50% से ज्यादा। चलिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। और पब्लिक कंपनी वो होती है जिसका शेयर पब्लिक के पास होता है। तो पब्लिक अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है। ठीक है। आपने देखा होगा कि एयर इंडिया तो टाटा जी के पास आ गया है। पहले वो गवर्नमेंट कंपनी होती थी। और भी जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लीजिए, इंडियन रेलवे जो है अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो आप सिंपल में समझिए, यदि गवर्नमेंट साउंड कट कट के नहीं जा रहा है? सर साउंड कट रही है आपकी। बहुत देखिए, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये नेट का बहुत ज्यादा इशू यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको समझाऊंगा भी तो शायद नहीं समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन। आज जो भी बताया गया है आप उसके का फिर से रिवाइज कीजिए और हम अगले दिन क्वेश्चन उसको पूछेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है। जी सर। ओके सर।